जो मैंने देखे खुली आंखों से, सपने जो मैंने देखे खुली आंखों से, सच भी होते देखा दिन के उजाले में, सच भी होते देखा दिन के उजाले में। हौसलों की उड़ान बाकी है, हौसलों की उड़ान बाकी है, बहुत रोको नहीं नापने दो आसमान बाकी है बहुत, रोको नहीं आसमान बाकी है बहुत, रोको नहीं आसमान बाकी है बहुत। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में मेरे साथ जुड़ी हैं केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति की सीजन 12 की प्रतिभागी कंसल्टेंट और शिक्षिका फरहत नाज। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी मैम। आपसे जी मैम, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले गुड इवनिंग मैम। आप सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ, हार्दिक बधाई। आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और आप एक मुकाम हासिल किया है अपने बल पे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कौन बनेगा करोड़पति की आप जिस तरह से आपने कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया, जीता और एक मिसाल बन गई है समाज के लिए, देश के लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी धन्यवाद कि जब आपको कॉल आया केबीसी से तो कैसा महसूस हुआ? जब केबीसी से मुझको बुलावा आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मतलब एक इतने बड़े शहर के अंदर एक मुझको बुलाया गया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट था। दिल में क्या आ रही थी बात? यस मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ, दिल में क्या बात आ रही थी कि आपने उम्मीद की थी कि जो दिल में तैयारी ये की बात थी? आ रही जी, दिल में आ रहा था कि मतलब अब अगर वहां तक मुझको बुलाया गया है, अब वहां पहुंचने के बाद हम वहां हॉट सीट पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तक तो पहुंचना चलो जैसे भी जर्नी हुई वो तो हो गया, लेकिन जो मेन चीज होती है हॉट सीट तक पहुंचना, वो चीज के अंदर बहुत दिल के अंदर मतलब घबराहट थी कि वहां तक पहुंचना जरूरी है और अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर कैसा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि लोगों को फिर जवाब भी देने पड़ेंगे कि आप यहाँ तक गई और वहां पे जाने के बाद आप वहां से कुछ नहीं कर पाई। तो ये चीज थोड़ा सा बहुत ही खराब लगने वाली चीज थी। तो इस पहुंचना है जी। और जब फास्टेस्ट फिंगर के बाद जब हॉट सीट पे जब मैं पहुंची तब मतलब थोड़ा सा हाँ ये राहत हुई कि चलो ठीक है यहाँ तक तो मैं पहुंची गई। अब बाकी जो जीतना है हम्म। वो तो एक अलग बात है कि क्या इंसान जीतता है, लेकिन वहां तक जो पहुंचना है हॉट सीट तक वो जरूरी है, ये चीज थी। बहुत 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 सही कह रही है। आप उत्तर प्रदेश की माटी की सोंद और रायबरेली की बेटी हैं और एक शिक्षिका भी हैं। तो इसके नाते आप शिक्षिका हैं तो क्या एक शिक्षिका होने के नाते आप काम करती हैं, जिम्मेदारी है, आपके घर परिवार भी देखती हैं, तो किस तरह से आपने तैयारी की सब कुछ? तैयारी तो ये है कि तैयारी तो चलती ही रहती है। मतलब हम खाली उसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना हमने खाली जो पढ़ा सिर्फ वही हमारे लिए एनफ हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो आपसे जो हम्म। क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन मतलब आपके आसपास के, आपकी जिस चीजों पे आप ध्यान भी नहीं देते वहां तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंसान को मतलब तैयारी तो करता ही रहता है साथ साथ, और बाकी जो उसका पहले का जो पढ़ा हुआ होता है वो उसको समझना चाहिए, जो उसने पहले पढ़ा और जो बाकी चल रहा है आसपास उसको ध्यान। आपने समय कैसे चुराया अपनी जिम्मेदारियों के बीच में? जी। जी, तो इंसान क्या होता है कि वो सोचता है कि हम 2-3 महीने में अगर हमारे पास कॉल आई है, हम 1 महीना है 1.5 महीना उसमें हम पढ़ाई कर लें तो वो हमारे लिए इनफ हो जाएगी। लेकिन वो इनफ नहीं होती है। उसके लिए आपको पूरी जिंदगी जितना आपने मतलब आपकी एज होती है, जितना आपके पास क्या कहना चाहिए अनुभव होता है, वो पूरा वहां काम आता है। बिल्कुल सही। आपका अनुभव ही आपका साथी होता है, काम आता है। और उसमें और भी जी, जुड़ते जाते हैं जो हम पढ़ाई करते हैं और निरंतर जो सीखते रहते हैं।
देवियों जी। सजनों, रायबरेली की फरहत नाज 25 लाख रुपए जीत गई है। ये घोषणा सुनकर उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मैं कुछ नहीं, सच बात तो ये है कि मुझको मतलब 25 लाख से ऊपर जाने का मेरा पूरा एम था। मुझको लगता था कि मैं पूरा 1 करोड़ जीत सकती हूँ। तो हाँ जब हाँ ये बात कही कि 25 लाख जीत गई है, तो मतलब थोड़ा अच्छा तो लगा, लेकिन मुझको ये चीज़ हाँ मतलब कहीं न कहीं वो कहना चाहिए कचोट रही थी कि मैं मतलब अच्छा कर हाँ सकती थी और अच्छा कर सकती थी कि 1 करोड़ तक मैं पहुँच जाती। बस शुरुआत में जो थोड़ी गलतियाँ हो गई, अगर वो एक क्वेश्चन के ऊपर मेरी 2 लाइफ़लाइन नहीं जाती, तो मैं मुझको उम्मीद थी कि मैं 1 करोड़ तक पहुँच जाती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो मिला अल्लाह का शुक्र है, उसमें मैंने अच्छा किया, अपना बेस्ट किया और सुन के बहुत अच्छा लगा कि 25 लाख जीती। कि मतलब अब हम्म जो मैंने सोचा कि मतलब कहीं स्कूल खोलने के बारे में मैं खोलूँगी, तो चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो हम उसमें कर सकते हैं। थोड़ी-सी उसकी नींव ही हम्म रख सकते हैं, कुछ जगह तो हमको मिल सकती है कि हम खड़े होके अपना पैर तो रख सकें। बाकी उसको आगे बढ़ाना फिर तो वो धीरे-धीरे अपने आप इंशाअल्लाह होगा। हम्म बहुत सही। सब कुछ शांत तरीके से जीवन में होते रहने के बाद अचानक छा जाना लोगों की जुबान पर, मीडिया में, कैसा महसूस होता है? आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है थोड़ा-सा मैम? आवाज़ अभी कट गई है आपकी। हाँ, मैं रिपीट जी, कर रही जी। हूँ। आप सब एक बार कुछ फिर सब कुछ सब कुछ शांत तरीके से जीवन में होते रहने के बाद अचानक से छा जाना लोगों की जुबान पर और मीडिया में, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक छोटे से घर से, एक छोटी-सी फैमिली से निकल के इतने बड़ी जगह पे पहुँच जाना और उसके बाद जो है पूरे में मतलब चर्चा होना, ये तो अपने आप में एक मेरा ख़्याल है कि उपलब्धि होनी चाहिए कि जब जब लोग आपको आस-पड़ोस में भी नहीं जानते हों और फिर उसके बाद अचानक लोग आपको पूरे शहर में जानने लगे और शहर क्या पूरे देश में लोग आपको जानने लगे, तो एक तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है, एक उपलब्धि उपलब्धि ही होती है कि कहना चाहिए। हम्म बहुत सही कहे कि एक सपना जो सच होने जैसा लगता है, महसूस होता है। जी। अमिताभ बच्चन जी से मिलना कैसा लगा? बचपन से देखते आए अमिताभ बच्चन है, अमित जी से मिलना एक ख्वाब सा लगता है कि कैसे पहुंचेंगे, और आपने कर दिखाया। कैसा लगा? सर हाँ, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए उसको बहुत एक्साइटिंग वाली फीलिंग हो रही थी उस टाइम जब उनको फर्स्ट टाइम जब हम लोग फास्टेस्ट फिंगर के उस पे बैठे थे चेयर के ऊपर और वहां से जब वो आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए उस टाइम उनको देखना एक मतलब अपने आप में एक अमेजिंग है कि मतलब क्या मतलब किसको हम देख रहे हैं जिसको हम बचपन से सिर्फ टीवी में पिक्चर्स में देखते चले आए थे और सोच भी नहीं सकते थे कि हम मतलब उस इंसान से मिल पाएंगे यानी कभी सोचा ही नहीं कि वहां तक पहुंच पाएंगे कभी उनसे मिलेंगे उसको देखना अचानक से तो बहुत मतलब उसके लिए कहने के लिए वर्ड्स नहीं कि कितना अच्छा लगता है वहां पे और फिर उसके बाद जब हम्म हॉट सीट पे पहुंच जाओ जब उनसे बातें करो तब वो तो बहुत ही अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसको इंसान हमेशा याद रखेगा और फिर हम्म उसके बाद उनसे बातचीत करना वो मतलब इ मतलब बात भी इतने अच्छे से करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी से बात कर रहे हो। लगता है कि हमारे आपके बीच की एक इंसान है जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं और जिनको हम जानते हैं। मतलब इतना फ़ील होता है, अच्छा-सा फ़ील होता है, घबराहट नहीं होती है वहाँ जाकर कि बहुत इंसान घबरा जाए। बस उस टाइम बस जो एक क्षण जो वो होता है ना हॉट सीट पे बैठने वाला कि अब इन्होंने तेज़ जवाब दिया, ये पहुँच गई हैं हॉट सीट के ऊपर, तो बस वो एक क्षण जो होता है उसके बाद फिर जब उनसे बातचीत करना शुरू करो, सब कुछ फिर नॉर्मलाइज़ होता चला जाता है। एकदम लगता है कि हाँ, ठीक है, हम अपने बीच के किसी इंसान से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है फिर, एकदम अमेज़िंग। जी बिल्कुल। अमेजिंग है, बिल्कुल लगता है कि सपने सच हो गए। वो है, एक गाने के बोल हैं आमिर खान के कि सपने रे सच हो जाना रे, वैसा ही कुछ फील होता है। सही आपने, आपकी मन की बात करोड़ों की मन जी, की जी। बात होगी, जी। जैसे बच्चे बच्चे और हम लोग भी सोचते हैं। और आप भाग्यशाली रही, तो इसके लिए भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद आपको। आपको केबीसी में जाना है, ये बात आपके मन में कैसे और कब आई कि मुझे पढ़ाई करना है, तैयारी करनी है और जाना है केबीसी में? अचानक से क्या क्लिक किया? ये हाँ, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे अब देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा एक हम्म लाइन इस्तेमाल करते हैं ना कि आपदा में अवसर खोजिए आप लोग, है ना? ऐसा एक लाइन वो यूज़ हम्म करते हैं। तो उसी लाइन को हम्म कहना चाहिए कि ये जो कोरोना वायरस की जो ये आपदा आई,
उसके अंदर वो मेरे लिए एक अवसर लेकर आई। क्योंकि ऐसे जी। नॉर्मली हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो पता ही नहीं रहता कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब उसके राउंड शुरू हुए। लेकिन अब की बार हम लोगों ने जी। जब इस मतलब लॉकडाउन की वजह से टीवी को प्रॉपर वे में देखा कि अब कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसी सिचुएशन है कोरोना की, ये वो सब जानने के लिए, तो उसी में पता चला कि नहीं चलो अभी शुरू हो रहे हैं, केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो हमने कहा चलो अब की बार भर के देखते हैं। फिर उसी के तहत हम्म। हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया अपना, और फिर उसके बाद ये 1 महीने के बाद फिर उनका आंसर आया कि आपको जो है मतलब आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। फिर आपको मतलब सवालों के जवाब पूछिए हमसे, रजिस्ट्रेशंस का जो सिस्टम, जो रजिस्ट्रेशन किया था हमने, जो क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे थे उसको उन्होंने वेरीफाई किया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अब नेक्स्ट राउंड पे सिलेक्ट होंगे फिर हम आपको कॉल करेंगे। इस तरह करते-करते मतलब 1.5 महीना लगा इन सब चीज़ों को क्लियर करने में। और फिर जी। उसके बाद उन्होंने फाइनली बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो मतलब ये मेरे लिए हम्म। बहुत ही अच्छा रहा, कहना चाहिए। आप एक आपदा में अवसर आपदा में निकल कर आया अवसर। मेरे लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। इससे बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे और प्रेरणा मिलती है आपके इस अच्छे कदम की यूटिलाइज करते हैं। कैसे आप उपयोग, सदुपयोग इसको कहेंगे कि आप समय का सदुपयोग किस तरह से करते हैं। इनहेंस योर नॉलेज, जो अपने आपने एक अच्छा कदम उठाया अपने पूरे समाज के लिए और एक अच्छा संदेश दिया कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता और शिक्षा के प्रति जुड़ाव के विषय में बताएं, और बचपन से पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही आपकी। मैं रिपीट करूं? पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारी जैसा जी, हाँ, हम मैं कह सुन रहे हैं रही जैसे हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो पढ़ाई-लिखाई का माहौल, पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे घर का माहौल हमेशा पढ़ाई-लिखाई वाला रहा। मेरे पापा भी जो है एक अच्छी पोस्ट पे थे, कमिश्नर पोस्ट पे मेरे पापा रिटायर हुए। मेरे घर में मेरी जो सिस्टर्स हैं वो भी सरकारी जॉब में हैं, मेरे भाई जो हैं वो एक एडवोकेट हैं और बाकी जो है अपना बिज़नेस करते हैं। और मेरी बाकी सिस्टर जो 2-3 सिस्टर्स हैं बाकी वो भी जो हैं अपने-अपनी जगहों पे जो है टीचिंग कर रही हैं। तो इस तरह पढ़ने-लिखने का माहौल तो हमेशा से घर में रहा। और फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी मुझको यहाँ पे एक अच्छा मतलब माहौल मिला कि पढ़ाई-लिखाई से ही रिलेटेड मैं रही। फिर उसके बाद मैंने मदरसा जॉइन किया, वहाँ मैं पढ़ाती थी। फिर इसी तरह मतलब पढ़ने-लिखने का माहौल हमेशा चलता रहा। तो इससे जो है ना एक पढ़ाई से जो एक अरुचि होती है वो नहीं हो पाई। हमेशा हम लोग उसके टच में रहे। पढ़ना-लिखना हमेशा और इसी तरह से मतलब नॉलेज गेन करना। तो इसी चीज़ ने मुझको आज यहाँ तक पहुँचाया कि हम लोग नॉलेज गेन गेन करते रहे, पढ़ते रहे हमेशा, ये चीज़ है। विवाह के बाद आपने अपनी पढ़ाई, जो शादी हुई आपकी उसके बाद अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखा और परिवार का कितना इसमें सहयोग रहा मैम? अब शादी के बाद जैसे बताया था मैंने कि मेरे फर्स्ट ईयर मैं कर रही थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब थोड़ा-सा ये कि मतलब अगर अब आपको थोड़ा-सा मतलब थोड़ी वैसी फैमिली होती है जिस तरह, तो उसमें ये होता है ना कि बस अब जितना है हो गया। अभी एक जो एजेड जो लोग होते हैं ना उनका एक डायलॉग होता है कि नौकरी तो नहीं करवानी है, जो पढ़ लिया बस काफ़ी है। इतनी शिक्षा हम्म। बहुत है, इतना ही एजुकेशन बहुत है। और अगर फिर यहाँ पे बात ये थी कि अगर आपको पढ़ना है, तो आप जाइए मदरसा जाइए, वहाँ आप वहाँ क्या एजुकेशन लीजिए। ख़ैर ठीक है, मैंने वो एजुकेशन ली। उसके बाद जो है फिर मैंने वहाँ पे कुछ 1 साल पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे पता चला कि जो है कोई जॉब है टीचिंग की, तो मैंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू फॉर्म भरा तो मुझको लगा कि अगर बुलाना होगा उन लोग को लगेगा तो बुलाएँगे मुझको वो। उन्होंने मुझको बुलाया। इसके बाद फिर मतलब वहाँ पे मैं पढ़ाती रही, साथ-साथ अपनी जो है ये पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट करती रही धीरे-धीरे। फिर इसी के बाद पढ़ाते-पढ़ाते फिर मतलब बीच में मेरा सऊदी जाना भी हुआ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं वहाँ प 7-8 साल वहाँ पे रही। फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने जॉइन यहाँ वापस मदरसा किया। फिर उसके बाद मैंने अपना डीएलएड वगैरह कंप्लीट किया, अपना एमए कंप्लीट किया। इस तरह करते हुए मेरी मतलब पढ़ाई जो है मेरी चलती रही। जी, पढ़ते-पढ़ाते दोनों काम होते रहे। बहुत बढ़िया। आपका जो जुनून है और आपकी जो इसमें ध्यान है, जो कर्मठता है, वो पढ़ाई के प्रति आपका जो प्यार है, वही आपको यहाँ तक लेके आया है। बहुत अच्छी बात है। आपकी शिक्षा और जीवन के संघर्षों में आपके पति का कितना साथ और सहयोग रहा? अब इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पति ने इसमें मुझे बहुत सहयोग किया। उन्होंने हम्म। मतलब कभी भी मुझ पे रोक-टोक नहीं लगाई, ये नहीं कहा कि नहीं बस अब नहीं पढ़ना है, अब बच्चों के ऊपर ध्यान दो। बच्चे तो मेरे पढ़ ही रहे थे,
तो ये हुआ कि जो है अब ठीक है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा भी रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो तुम। वो तो मुझसे अब कहते हैं कि अब तुम अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लो, कोशिश करो कि पीएचडी भी कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज है, तो जी, उनका बहुत साथ बहुत रहा। साथ रहा। जी। बहुत साथ रहा। और ये बहुत ही जरूरी होता है जीवन में। जब आपकी शादी होने के बाद पति आपके साथ होते हैं, तो समझिए दुनिया आपके साथ होती है। जी। फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं, और फिर जिंदगी में आप कामयाब भी होते हैं, अच्छे काम करते हैं। आपको केबीसी से जो धनराशि मिली है, क्या आपको अभी तक मिल गई है? और फिर मिलने के बाद आपने जो सपने देखे हैं उसके जो उपयोग किए, किस तरह से, वो हमारे दर्शकों को बताइए। धनराशि तो मिलने का प्रोसेस अभी चल रहा है, बस वो मेरा ख्याल है 1 आध हफ्ते में मेरे तक पहुँच जाएगी। और सपने जो हम्म। मैंने देखे हैं, अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि एक जगह मैंने अभी ज़मीन देखी है। अब ज़मीन देखी है, अच्छा। अभी उसका, हाँ जी, प्रोसेस अभी मतलब उसका पूरा होना है। उसके बाद जो है फिर मैं वहाँ पे इंशाल्लाह शुरुआत करूँगी कि कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगी, हम्म। क्योंकि मुझको लगता है कि मतलब मैंने देखा है, लगता नहीं है बल्कि मैंने देखा है, बहुत से ऐसे गरीब होते हैं, परिवार होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। अब सरकारी स्कूलों का क्या हाल है वो हम सब लोग जानते हैं, हम्म। है ना? तो इसके लिए हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको अच्छी एजुकेशन मिले। तो इसके लिए जिनके पास थोड़ी बहुत सामर्थ्य होती है वो तो कर लेते हैं, लेकिन अब जिनके पास कुछ नहीं होता है तो उनको बहुत परेशानी होती है कि कैसे वो करें। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि इस प्रॉब्लम को कम से कम, अगर ज़्यादा ना सही, अगर हम 10 बच्चों को ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, तो कुछ तो हम कर ही लेंगे समाज के लिए, कुछ तो हमारा योगदान रहेगा। इसको सोच के हम्म। मैंने इस चीज़ को किया कि अगर हम बहुत बड़ा स्कूल नहीं खोल पाएँगे, कि बहुत बड़ा स्कूल खोलेंगे, बिल्डिंग बहुत बड़ी खोल लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन अगर हम छोटे ही उसके अंदर सिर्फ़ 10 बच्चों को ही अच्छी एजुकेशन दे देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम 10 बच्चे तो समाज में जाकर एक अच्छा मकाम बनाएँगे, और अपने से आगे के 10 बच्चों को फिर वो भी आगे अच्छी शिक्षा देने के लिए, बारे में अच्छी चीज़ें देने के बारे में सोचेंगे। तो ये सोच के मैंने ये सोचा है। बहुत सोच आपकी बहुत ही अच्छी है। मैं भी दुआ करती हूँ कि आपकी सोच को फलीभूत हो, मतलब सफल हो, और अभी धनराशि आ जाए तो फिर आप आगे बढ़े। आप मदरसे में पढ़ाती हैं, तो मदरसे की पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? और आप इंग्लिश की, जहां तक मुझे जानकारी है, शिक्षिका हैं, तो जी। इसके विषय में बताइए कि क्या क्या होता है, कैसी पढ़ाई होती है, और किन विषयों की पढ़ाई होती है मदरसों में। मदरसों के अंदर, हमारे यहाँ मदरसों में जो होता है, सारे सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली फ़ोकस तो होता है कि जो हमारे अरबिक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और उर्दू, इन पे तो स्पेशली फ़ोकस होता ही है। लेकिन अब हम्म। जो होता है मदरसों के अंदर, सारे सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और ईवीएस वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब वो पढ़ाए जाते हैं। और उसके अलावा अब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग के पहले बात तो ये है कि जो मदरसे में जो बच्चे आते हैं ना, वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। अब इतने गरीब तबके से बच्चे आते हैं कि उनको मतलब बुनियादी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता होता है। यानी कि मतलब अगर हम कहें कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आया है, किसी गाँव से आया है, तो उसको मतलब कभी-कभी कुछ बच्चे, मतलब सब बच्चे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको कि हम मतलब ये नहीं पता होता कि टीचर से हम कैसे बात करेंगे। इस तरह के हम्म। बच्चे भी आते हैं कभी-कभी। तो ये चीज़ होती है कि उन बच्चों को एकदम ज़ीरो लेवल से ले जाके उठाते हैं हम लोग, और उसके बाद उनको एजुकेशन देकर, पढ़ाकर, उनको बताकर, उसको फिर आगे ऐसा कर देते हैं कि वो बच्चा फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यानी कि हमारे मदरसे के अंदर पढ़ाई तो होती होती है, साथ-साथ एक आईटीआई भी चलता है, जिसके अंदर जो बच्चियाँ हैं, हमारा तो गर्ल्स मदरसा है, तो लड़कियों को उसके हम्म। अंदर सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और बुनाई, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और एक क्लास के बाद ये चीज़ें उनके लिए लेना कंपल्सरी होता है। यानी कि कोई लड़की इसको छोड़ नहीं सकती कि नहीं, हमको नहीं करना है। सबको लेना इसको कंपल्सरी होता है, ताकि वो सब चीज़ों को सीखें। और उसके अंदर हर तरह की पेंटिंग है, मेहंदी है, सिलाई, कढ़ाई सब कुछ सिखाया जाता है। यानी कि अगर बाय चांस, अगर उनको मतलब आगे जाके कोई दिक्कत हो, तो कम से कम जो उन्होंने ये सीखा है, इस हुनर के बूते पर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकें। यानी किसी के आगे उनको मोहताज ना होना पड़े, किसी से माँगना ना पड़े। तो इससे वो अपना खर्चा, अपना पढ़ाई-लिखाई जो भी उनको आगे क करना है आगे, उसको वो अच्छे से कर सकें।
हम्म, बहुत अच्छी बात है कि जो आप लड़कियों को शिक्षा दे रही हैं और हर सब्जेक्ट पे जो विषय है, हर विषय की पढ़ाई हो रही है। और बेसिकली इसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो आती हैं और उन्हें वो शिक्षा का जो ज्योति है उनके जीवन में जलाती हैं। आप ये बहुत ही नेक काम कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से बधाई। और सरकार की कितनी सरकार और समाज का कितना साथ सहयोग मिलता है इसमें अब आपको। सरकार, जी, अब सरकार की बात तो ये है कि हमारा जो मदरसा है ये एक प्राइवेट बेस पे चलता है। सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, समाज में मतलब क्या कहेंगे उसको, हम भ्रांतियां ही कहेंगे। समाज में इतनी हम्म। ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बस मदरसा नाम सुन के ही हम्म। सब लोग जो है ना अपनी नाक हम्म। भौं से गौरने लग जाते हैं। मदरसा, अरे मदरसा, हाँ। अरे मदरसा, हम्म। अरे अरे मदरसा कुछ नहीं होता है। मदरसे के अंदर जो पढ़ाया जाता है आप उसको देखो। जो वहां के जो टीचर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, आप उनको देखो कि बच्चों को किस लेवल से उठा के वो कहाँ तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि ना मदरसा जो होता है वो आतंकवाद का अड्डा होता है, ये आजकल ये एक लाइन जो है ना ये बहुत लोगों में मशहूर हो गई है। मदरसे का जहां नाम आया लोगों ने नाक भौं से गौरने शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं होता। मदरसे के अंदर सब आम बच्चे पढ़ते हैं, जैसे बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और दूसरे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वैसे ही तमाम बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। बेचारे उनको भी शिक्षा चाहिए होती है, उनको भी पढ़ाई करनी होती है। उनके पास इतना नहीं है कि वो जाके किसी पब्लिक स्कूल में 5,000 फीस देके, 3,000 फीस देके अपनी पढ़ाई आगे आगे रख सके। तो वो सोचते हैं चलो भाई ठीक है, ज्यादा पैसे में हम नहीं कर सकते तो कम पैसों में कम से कम हमारे बच्चों को इतनी शिक्षा तो मिल जाएगी कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से आगे चला सके, सम्मानजनक तरीके से जिसे कहना चाहिए। तो ये चीज है। मदरसा ऐसी कोई हम्म। बुरी चीज नहीं जिसमें बारे में लोग बहुत बहुत भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। सिर्फ सोचते हैं कि वहां पे बिल्कुल। सिर्फ खाली इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है। इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, लेकिन साथ साथ हम और सब एजुकेशन भी देते हैं जो बच्चे की जिंदगी गुजारने के लिए आगे जरूरी होती है। बहुत हम्म। सारे लोग इस बारे में तो सवाल करते हैं। हाँ, बहुत भ्रांति फैली हुई है इसमें। इसलिए जी, मेरे मन में ये सवाल आया था। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है मुझे भी, और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि धर्म की भी पढ़ाई होती है और सब विषयों की होती है। और मदरसा इसलिए है क्योंकि ये गरीब बच्चे आते हैं इसमें, जो जी, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पब्लिक के स्कूल के। और अ, इसमें जो बच्चे आते हैं, क्या वो सरकारी स्कूल का भी इतना खस्ता हाल है, उसमें भी कोई ढंग की पढ़ाई तो होती नहीं जी, है। जी, दूर दराज के इलाकों की मैं बात कर रही हूँ। अब तो सुधार थोड़ा हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल का सुधार हो रहा है और वहाँ के टीचर्स अच्छे आ रहे हैं, पढ़े लिखे। तो अच्छी बात है कि इस पे ध्यान दिया जा रहा है, इस मुद्दे पे। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जब आप एक महिला और शिक्षिका होने के नाते नाते उसके बाद आपने जब केबीसी में गई, आप जीत के आई, तो उसके बाद आपका बिल्कुल जीवन बदल गया और पहचान बदल गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो अब कैसी जिंदगी जी रही हैं आप? कहीं जाती हैं और बहुत सारी आपके कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपको समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ तो अच्छा सोचती होंगी कि करें। तो कैसा लगता है, क्या सोचती हैं? अब जैसे अब पहले तो मतलब एक सिंपल सी लाइफ थी कि बस मदरसे गए, मदरसे से घर आए, जो भी है सब इसी तरह था। लेकिन अब ये है कि हाँ, अब थोड़ा घर से बाहर निकलो तो लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि हाँ भाई ये वही हैं जो वहां गई थी, ये वो। तो अब लगता है कि नहीं, अब हमको कुछ करना चाहिए। अब लोग जब हमको जान गए हैं, हमसे थोड़ी सी उम्मीद लगाए हैं कि ये कुछ कर सकती हैं, तो हमको तो करना ही चाहिए। हालांकि मेरे पास मतलब हमेशा से मुझको लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। बस ये होता है ना कि हम्म। जब इंसान को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो वो जो सोचता है वो उसके दिल में रह जाता है। एक सही प्लेटफॉर्म मिलना इंसान को बहुत जरूरी होता है। अब केबीसी पे जाके मुझको ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं जो सोचती हूँ उसको मैं कर सकूं। लोगों में अपनी पहचान जो है उसको थोड़ा सा अब बनी है तो उसको मैं बढ़ाऊं और अच्छी पहुंच, मतलब जैसे बच्चों को या जैसे स्कूल खुलने के बारे में कह रही हूँ, तो उसको मैं बना के बच्चों तक पहुंचूं और उनको मतलब आगे बढ़ने की राह दिखाई जाए। ये चीज है। हम्म। हाँ, तो ये जिम्मेदारी आपकी अब बढ़ जाती है।
मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपके जब आप मुस्लिम समाज से आती हैं, यहाँ बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा है, और महिलाओं की स्थिति क्या कैसी है, किस नजरिए से आप देखती हैं, क्या राय है आपकी कि उन्हें कितनी आजादी दी जाती है, नौकरी की, पढ़ाई की, अपने डिसीजन लेने की, अपनी कितनी आजादी है? अब माहौल बदला है, पहले से बेहतर हुआ है? क्या है राय आपकी? नहीं, माहौल तो अब बहुत बदल गया है। लोगों को अब लड़कियां, मुस्लिम समाज से भी लड़कियां बहुत पढ़ लिख कर आगे पहुंच रही हैं। उनको अब उनके घर परिवार वाले समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, लड़कियां भले ही ये लड़कियां हैं, और क्या कहते हैं, इनको मतलब जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है उसके बेस पे इनसे इनके डिसीजन को भी मतलब सराहा जा रहा है जो वो लेती हैं। और जहां तक पर्दे का सवाल है, अब पर्दा तो ये होता है कि अब अगर आप नकाब पहन के, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, एक चीज लोगों के अंदर बहुत ये होती है जिसको मैंने भी फेस किया है, कि अगर हम नकाब हम्म। पहन के कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों के अंदर एक सीधी, सबसे पहले एक ये चीज पहुंचती है कि ये मतलब क्या उनको, मतलब इनके कुछ शायद ऐसे ही अनपढ़ हैं, कुछ इनको समझ नहीं है, कुछ एकदम गँवार हैं, मतलब इस तरह के लोगों की बहुत सी सोच होती है ना? फिर जब हाँ हाँ हाँ। ये सोच बहुत होती है, मैंने इस सोच को बहुत बार इस चीज़ को देखा है। लेकिन जब इंसान जब उससे जी। कन्वर्सेशन करता है, बात करता है, तब उसको लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, ये भी पढ़े-लिखे लोग हैं, ये भी अच्छे से रहने वाले लोग, संस्कारी लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो लोगों को ये बात सोचनी छोड़नी चाहिए। और फिर पर्दा करना या ना करना, ये एक अपनी एक जो फैमिली होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पर्दे में रहकर भी सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं भी नकाब पहनती हूँ, मैं भी नकाब पहन के ही मैंने ये अपने ऑडिशंस दिए हैं, बहुत कुछ किया है, तो नकाब पहन के आप सब कुछ कर सकते हो। और पर्दे का सवाल तो ये है कि पर्दा तो जो है, वो तो जो मैंने कवर किया हुआ है इसका पर्दा है, और बाकी बॉडी का पर्दा है, लेकिन चेहरा तो हमारा खुला है ना। हमारे चेहरे को लोग पहचानते हैं, तो उससे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं, लोगों के व्यूज़ हम सुन सकते हैं। तो नकाब नकाब पहनना या ना पहनना या पर्दा करना, ये तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर। वही लोग मतलब उस पे वो कर सकते हैं। हाँ, तो बाकी अब आप महिलाओं की स्थिति कैसी है? तो शिक्षा के लिए जैसे आप जागरूक हैं, कितनी जागरूक महिलाएं हो रही हैं, और उनके माता पिता जो परिवार की बच्चियां हैं, वो कितनी जागरूक हो रही है, अवेयर हो रही हैं समाज में? नहीं, ये मुस्लिम समाज में अब हम मैं कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज अब अवेयर हो रहा है एजुकेशन के लिए। पहले शायद हम्म। ये सिचुएशन नहीं थी लोगों के पास, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं। बेटों के साथ-साथ अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। माँ-बाप उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए यहाँ। यानी कि हमारे मदरसे के अंदर हम्म। सिक्किम और ये क्या कहते हैं, इधर ये मणिपुर, इधर तक की लड़कियाँ आती हैं। तो मतलब अब ये इस चीज़ को दिखाता है ना कि अब जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों के लिए अवेयर हो रहे हैं कि उनको पढ़ाना है। तो जी। इस तरह मतलब अब लोग सोचते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और बहुत मुस्लिम लड़कियाँ हम्म। बहुत पढ़ रही हैं और बहुत आगे भी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे जा रही हैं, जी। और ये बहुत ही पॉजिटिविटी है, प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। और हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि महिलाएं जब पढ़ती हैं तो वो दो घर को पढ़ाती हैं, समाज को पढ़ाती हैं। तो ये बात सच है कि जो शिक्षा है वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है और काम आता है। आपके बच्चों का क्या रहा? जब आप तैयारी कर रही थी, आप जीत के आई, तो आपके बच्चे बहुत साथ दिए होंगे। किस तरह से संभाला आपने उन चीजों को? और फिर अब बच्चे आपको गर्व करते होंगे कि मेरी मम्मी यहाँ तक इतनी काबिल हैं। कैसा महसूस करते हैं आपके बच्चे? बच्चे तो मतलब बच्चों को जब जब मतलब पहली बार जिस दिन से कॉल आया था कि मैं आपको मतलब ये आपको नेक्स्ट कॉल के लिए हम मतलब कॉल करेंगे, उस दिन से मतलब इतने एक्साइटेड थे, जैसे लग रहा था कि वो फर्स्ट कॉल ही जो है मुझको एकदम वहाँ उसके लिए वो बुला लिया गया है। तो एक्साइटमेंट तो उन बच्चों में बहुत था। अब जब ये लोग बाहर जाते हैं, लोग इनसे पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा थी, वहाँ गई थी, तुम अपनी मम्मा करोड़पति में गई थी, ये वो, इससे तो बच्चों को मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी बेटी का स्कूल स्कूल में वहाँ पे जो मतलब जब उन लोग को पता चला कि भई ये बच्ची है, इसके इसके जो मदर हैं वो वहाँ गई थी, तो फिर उन्होंने जो है उसको बुलाया, तो उससे कहा कि जो है आप अपनी फैमिली का फ़ोटो लाइए, और उसको जो है उन्होंने अपने उसपे फेसबुक पेज के ऊपर उसको उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं उसको, डाला उसको और लोगों को डाला। बताया। और हाँ। और मदरसे में भी सॉरी, स्कूल के अंदर भी बच्चों को मतलब वहाँ पे लगाया गया, बताया गया, तो उससे मतलब उसको बहुत प्राउड फील हुआ। अब लोग उसको पहचानने लगे हैं स्कूल के अंदर, पहले भी जानते थे क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वो भाग लेती थी वो,
लेकिन अब लोग उसको, अब स्कूल के जो और बच्चे हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब सब उसको जानने लगे हैं। और अब तो कभी कभी कहते कि लोग बोलते हैं, ए केबीसी वाली लड़की ये केबीसी वाली लड़की इस ये तरह। बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल आपका नामकरण हो गया है एक नया। जी, फरहद नाज से केबीसी वाली लड़की हो गई इस है। तरह। ये बहुत ही रोचक रोचक है। हाँ, नहीं नहीं, जीवन हमने बदल जाता है। जी, तो इस बोले। तरह ये सब चीजें हैं, तो बच्चों को मतलब बच्चों को बहुत अच्छा फील होता है उसके अंदर कि हाँ ठीक है, उनकी मम्मा वहां गई थी। वरना बाकी तो सब हम्म। वही होता है कि जैसे एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ये है कि अब कुछ करके दिखाना होता है, नहीं तो सही आपने जो अभी बात कही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हमें समझा जाता है आमतौर पे, लेकिन ये जी। नहीं जानते हैं कि उसमें कितनी ताकत होती है। गौरव अवस्थी सर हैं, ये तारीफ कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगी मैम कि अब जो है आप इसके बाद की जो राशि का प्रयोग करना है किस प्रकार करेंगी, और कुछ ऐसे यादगार पल, वो तो आपने बताया था, लेकिन कुछ ऐसे यादगार पल जो इन सब घटनाक्रम में दौरान कुछ ऐसा रहा जो आपको बिल्कुल, या तो आप एक्साइट हुई, या आप कुछ ऐसा सोच रही थी, कुछ मन में आया हो, कुछ जो शेयर करना चाहें, आप साझा करना चाहें दर्शकों से। नहीं, सब बस यादगार पल में तो ये है कि बस जब मैं वो फास्टेस्ट फिंगर रायबरेली से, रायबरेली की बेटी, जो उत्तर प्रदेश और रायबरेली की बेटी जब चली वहां केवीसी के लिए, उस दौरान मन में गुत्थम गुत्था बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो ये एक वही यादगार कुछ पल होते हैं जो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाते हैं, वो आप साझा करना चाहिए तो। नहीं, सबसे बस उसके अंदर ये सब चीजें तो मुझको एकदम जैसे कुछ ज्यादा कुछ मुझे इसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ से लखनऊ गई, वहां पे भी क्योंकि कुछ पता नहीं था कुछ आगे क्या होगा। बस जब वहां हॉट सीट के वो मतलब फास्टेस्ट फिंगर वाला जब वो चल रहा था, क्योंकि पहले जब 2 मॉक टेस्ट हुए तो उन दोनों मॉक टेस्ट में मैं नहीं आ पाई थी। उसके बाद फिर ये हो कि अभी मॉक टेस्ट तक तो हमने क्लियर नहीं किया है, तो पता नहीं अब आगे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब उसके अंदर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर ये हुआ कि जब शुरू हुआ, गेम शुरू हुआ, तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर एक गया, सेकंड उथल नंबर। पुथल दिमाग में, हाँ, हाँ उथल पुथल हाँ। होती, हाँ। बस जब थर्ड नंबर गया तो अब मुझको लगा कि अब आज अगर मेरा नहीं हुआ तो बस फिर उसके बाद तो फिर मुश्किल है होना। आज तो होना ही होना है, हर हालत में आज होना ही चाहिए। दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस बस वहां तक, बस मैं वहां पहुंच जाऊं हॉट सीट के ऊपर, बाकी सब उसके बाद फिर मैं उसको फेस कर लूंगी। बस वहां तक पहुंचना सबसे बड़ी वाह। बात थी। क्या ये बात दिमाग में है। मेरे चल रहा था। बहुत, मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो था वो आपको बिल्कुल साथ रहा, और ये बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग होते हैं कि एक अजीब सा खौफ होता है, एक झिझक होती है। आपको था कि हॉट सीट पे पहुंच जाए, मैं फेस कर लूंगी। ये जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों में होती है। आपको इनायत है इस बात पे तो। आपको ऊपर वाले की इनायत ही है, कह सकते हैं, हर किसी के साथ नहीं होती है ऐसा। आप भी समझती होंगी, जहां तक मैंने देखा है, समझा है। और आप, आपने जो महिलाओं का गौरव है आपने बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है, समाज का ही नहीं देश का भी, कि एक साधारण जीवन जीते हुए, एक जिम्मेदारी को निभाते हुए, बच्चों और परिवार का साथ लेते हुए इतने बड़े मुकाम पे पहुंचना, तैयारी करना, और केबीसी जैसे कार्यक्रम में आप भाग लेती हैं, इसके लिए आपको बहुत ही मैं ये कहूंगी कि एक प्रेरणा बन गई हैं आप, महिलाओं के लिए और समाज के लिए। तो चलते चलते क्या संदेश देंगी, और कुछ गुनगुना दें जो कुछ मन में आ रहा हो, अगर संदेश तो आ, मेरा मतलब मेरा एक संदेश चीज से ये कहना होगा। ये है अ, कि मतलब हाँ, जो लड़कियां बोलिए। हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, सबसे पहली चीज तो वो अपने अंदर अपने आप को कमतर ना समझें। यानी कि बहुत सारी फीलिंग्स ये होती है ना कि अरे अब हम कहाँ कुछ कर पाएंगे, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र है, अब हमारा क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस चीज को दूर करना है कि मतलब किसी चीज की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, इस चीज को वो लोग छोड़ दें कि सोचना कि अरे अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है, तो आप जो है किसी भी चीज को, किसी भी गोल को आप अचीव कर सकते हैं।
ये चीज सबसे बड़ी चीज है महिलाओं से क्या कहेंगी? कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जो सोचें उसको करें। भले ही आपका परिवार है, आपसे थोड़ा-सा विरोध कर रहा है, आपके साथ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ खाली कि हमारा परिवार, हम सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, लेकिन हमारा परिवार हमारे साथ नहीं दे रहा है, वो कहे आप ऐसा करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन आप उस चीज़ को कोशिश करो हासिल करने की। जब आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे तो परिवार खुद आपके साथ आ जाएगा। फिर उसको ये कहते हुए गर्व होगा कि हाँ नहीं, ये तो हमारे साथ है, ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा परिवार है ये। और पहले तो कठिनाइयाँ तो खैर सभी काम में आती हैं, तो इसके हम्म, लिए अपना बहुत अच्छी लेवल बात। हाई रखें। जी, हाँ, आप विल पावर स्ट्रांग रखें और आपको क्या करना है, उस लक्ष्य को एक लक्ष्य जी, पे निर्धारित करके उस पे आपको बढ़ते जाना है। और समाज सब तब सुनता है, परिवार भी सुनता है जब आप बेहतर और अच्छा काम करते हैं और आपके इरादे जो हैं मजबूत होते हैं, नेक इरादे होते हैं, जिससे कि जी, आप परिवार का ही नाम रोशन नहीं करते हैं, समाज का, देश का और दुनिया में भी आप नाम रोशन करते हैं अच्छे कामों से। तो आप के सारे अ, दीवाने हो जाते हैं और आपको चाहते भी हैं कि ऐसे व्यक्ति की समाज में जरूरत होती है। जैसे कि फरहद नाज पे हम सभी को नाज है ना, आपका नाम भी नाज है और हम सभी को नाज है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। और नीलम नीलेश मिश्रा जी हैं। नीलेश मिश्रा जी तारीफ कर रहे हैं हमारे दर्शक। और मैं यही कहूंगी कि आप अब हमारा कार्यक्रम का टाइम हो रहा है, लेकिन मेरे मन में जी, बहुत सारे सवाल हैं। तो संदेश तो आपने बहुत बहुत ही अच्छा दिया है, लेकिन आपके पति दूर रहते हैं, तो जी। कैसे आप लोग इतनी मतलब हिम्मत से आप लोग साथ देते हैं एक दूसरे का? और याद आती होगी, मिलने का भी होता होगा, तो कब कैसे आते हैं, कितने सालों में आते हैं, और किस तरह से आप लोग परिवार को चला रहे हैं दूर रह के? बहुत हिम्मत की बात है। जी, मेरे हस्बैंड तो ये है कि उनको टाइम जैसे मिलता है 1 साल में या 1.5 साल में, तो इस तरह वो आते हैं और फिर उनकी एब्सेंस में मुझको देखना पड़ता है। बच्चे मेरे तो आज बड़े हुए हैं, जब पहले जब मैं इनको लेकर आई थी तब बच्चे छोटे थे, तब मुझको घर के काम करने पड़ते थे, प्लस मैं मदरसे में पढ़ाती थी वो करना पड़ता था, प्लस बच्चों की जो ज़रूरतें होती थी उसके लिए कभी जैसे एडमिशन करवाना है, बुक्स लानी है, स्कूल जाना है और बच्चों के बहुत से काम होते हैं, बीमार पड़ गए, ऐसा कुछ हो गया, तो मुझको खुद अकेले करना पड़ता था। लेकिन ये है कि हाँ, उनका जो फ़ोन आता था या उनकी जो बातें होती थी, उससे इंसान का जो मनोबल होता है, वो ऊँचा रहता है कि नहीं ठीक है, अब क्योंकि हमको मालूम है भाई परेशानी है, प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग दूर हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो साथ ही में होते। लेकिन अब प्रॉब्लम है तो दूर है, तो अब उसको तो फेस तो दोनों लोग को करना है, उनको अपने स्तर पे करना है, मुझको अपने स्तर पे करना है। तो इसके लिए इस तरह हम लोगों ने अपने उसको थोड़ा-सा उसको बनाए रखा कि मतलब तालमेल तालमेल बनाए तालमेल, रखा। हाँ, तालमेल बनाए रखा। तो सब कुछ जो है हम्म। ईज़िली होता चला गया। बहुत अच्छी बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा है और भी बात, बहुत कुछ सवाल हैं जो बात करने की इच्छा हो रही है, लेकिन समय की पाबंदी होती है हमारे साथ। जी, तो यही है कि आपने इतना खूबसूरत अपना जीवन सफर तय किया और आपके जो पति हैं उन्होंने इतने प्यार से आपका साथ दिया, संतुलित आपने अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया है, बच्चों को देखा और बच्चे भी आपके बहुत सपोर्ट हैं, तो बहुत ही एक अ, भाग्यशाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से वो धनराशि मिले जो आपने इतनी मेहनत से हासिल की है केबीसी में। और उसके बाद जो आपके सपने हैं, जो शिक्षा का अलख जगाना चाहती हैं आप उन बच्चों को जिनके जीवन में शिक्षा का एक भी लौ हो जाए जो नहीं है, उस महरूम है, तो एक ये समझिए इनायत होगी ऊपर वाले की, और ये एक जी, पूजा के समान होता है, पूजा के समान होता है किसी के जीवन में शिक्षा का लौ जलाना। तो ये आप कर रही हैं, बहुत ही नेक कार्य है। हम सभी मैं अपनी तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से आपको दुआ देती हूँ, और हमारी वेल बेस्ट विशेष आपके साथ है। जी, और आपकी जो जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, वो पूरी हो और सपना जी, पूरा हो। और आप फिर मैं आपसे मिलूं, बात करूं, तो एक नई जिम्मेदारी और नए तरीके से आपको जी, काम बिल्कुल। करते हुए देखना चाहती हूँ। इसी दुआ के साथ आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, तमाम जुड़े आपको दर्शकों का नमस्कार, भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। चलो। नमस्कार।